अध्याय 233 शहर को सील कर दिया गया है। गुलामों को इकट्ठा करो। आप शहर के अन्य मानव दासों के बारे में जानते हैं। क्षमा करें। हाँ, मैं शहर के अधिकांश दास व्यापारियों से परिचित हूँ, व्यापारी ने जल्दी से उत्तर दिया। वह असमंजस में था कि जिज्ञासु को उस विषय में रुचि क्यों है। वसोत के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो गई। अच्छा, उन्होंने कहा, आपको शहर के सभी मानव दासों को एक जगह इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा? यह आमतौर पर अन्य व्यापारियों से सभी दासों को इतनी जल्दी इकट्ठा करना असंभव होगा, लेकिन अगर हम जिज्ञासु के अधिकार का उपयोग करते हैं तो इसमें कुछ दिनों से अधिक नहीं लगना चाहिए। व्यापारी ने सोचा और अपना अनुमान साझा किया। ऐसा करो, वासोथ ने आदेश दिया। हाँ सर, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आदरणीय जिज्ञासु को पशुधन में रुचि क्यों है? जिज्ञासुओं के डर के बावजूद व्यापारी पूछने से खुद को नहीं रोक सका। अगर वासोथ की जगह द्रुल होता तो वह ऐसा सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन वासोथ अधिक स्वीकार्य लग रहा था। यहाँ तक कि उसने द्रुल को उसकी संपत्ति खत्म करने से रोकने में भी मदद की थी। तो वह झिझके लेकिन अंत में पूछा, एक बड़े और चतुर चूहे को पकड़ने के लिए। वासोथ हंसा और एक भ्रमित मोटे व्यापारी को पीछे छोड़कर चला गया। चूहा। व्यापारी को ठीक से समझ नहीं आया कि जिज्ञासु का क्या मतलब है, लेकिन उसने अपनी गति तेज कर दी और दास को शहर के अन्य व्यापारियों से मिलने के लिए खींच लिया। कोई बात नहीं, चूंकि जिज्ञासु ने इसका आदेश दिया था और हाल ही में शहर की सीलिंग के साथ पर्दे के पीछे निश्चित रूप से कुछ चल रहा था। शायद उसे अपने व्यापारी मित्रों से एक दो संकेत मिल गए हों। वह जानता था कि देर करना बुद्धिमानी नहीं है, और शायद वह अपने साथी व्यापारियों से कुछ मूल्यवान सीख सकता है। यहाँ तक कि नगर स्वामी को भी एक जिज्ञासु का सामना करना पड़ा। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई व्यापारी अपने मानव दासों को सौंपने के आदेश की अवज्ञा करेगा। ओलिवर ने राक्षसों के रीति रिवाजों और प्रथाओं का सर्वेक्षण किया तो पलक झपकते ही कुछ दिन बीत गए। इस शहर के राक्षस एक सख्त पदानुक्रम में रहते थे जहां कमजोरों को ताकतवरों की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। ये लड़ाई, हिंसा और पागलपन की एक क्रूर दुनिया थी। राक्षस सभी आकारों और आकारों में आए थे, जिससे उन्हें एक साधारण लबादे के साथ घुलने मिलने में मदद मिली। हालांकि वह वास्तव में खुद को छिपा नहीं सका, लेकिन उसकी संशोधित उपस्थिति और एबिस ऊर्जा के सावधानीपूर्वक उपयोग ने उसे शहर के अंधेरे, अधिक अराजक कोनों में किसी का ध्यान नहीं जाने में मदद की। उसकी गंध, जिसने उसे लगभग दूर कर दिया था, मिट्टी का उपयोग करके ठीक से छुपाया गया था। बेशक, इतनी सस्ती चाल उस लाल बालों वाले जिज्ञासु की गंध की भावना से बचने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उसने अपनी गंध को छिपाए रखने के लिए सावधानी से एबिस ऊर्जा का उपयोग किया। उन्हें लगा कि एबिस ऊर्जा पर निर्भर रहना सबसे अच्छा समाधान नहीं है। यदि वह कीमिया ठीक से सीख सके, तो वह गंध को बेअसर करने वाली औषधि का उत्पादन करने में सक्षम होगा। उस समय सबसे कुशल राक्षसों को भी उसकी गंध का पता लगाने में कठिनाई होगी। सही समय आने पर मुझे कुछ रसायन सामग्री को ट्रैक करने की आवश्यकता होगी, उन्होंने चुपचाप इसे अपने उद्देश्यों की बढ़ती सूची में जोड़ते हुए कहा। अरे, क्या आपने अफवाहें सुनी? ओलिवर के कानों ने हो रही बातचीत की आवाज पकड़ ली। वह इस समय छायादार, गरीब राक्षसों से भरे एक सस्ते, अगोचर बार में एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। कैसी अफवाहें? एक राक्षस ने पूछा। राक्षसी साथ ही फुसफुसाए, ऐसा लगता है कि जिज्ञासुओं ने किसी कारण से शहर के सभी दासों को इकट्ठा करने का आदेश दिया है, लेकिन ओलिवर ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। उसकी इंद्रियां सामान्य से कहीं अधिक थीं। शहर के सभी गुलाम? राक्षस ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, सभी नहीं, बल्कि सभी मानवदास। वे पशुधन के साथ क्या करने जा रहे हैं? दूसरे राक्षस ने मूर्खतापूर्ण लगते हुए पूछा। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें सचमुच बड़ी भूख हो और वे एक ही बार में सभी गुलामों को खाना चाहते हों? हाँ, जैसे कि वे गुलामों जैसी नीच चीज खाना चाहते हों। वे स्वादिष्ट व्यंजनों के आदी हैं। हाँ, मैंने सुना है कि ओझाओं की त्वचा विशेष रूप से नाजुक होती है। मुझे आश्चर्य है कि उनका स्वाद कैसा होता है। सपने देखते रहो।
अगर तुम्हें सामान्य चीजें भी मिले तो आभारी रहो। हम थोड़ा लालची होने में क्या बुराई है? ये लालच के बारे में नहीं है। वे ओझा तुम्हारे और मेरे जैसे राक्षसों को पलक झपकते ही मार डालेंगे। दूसरे राक्षस ने उपहास किया। तुम्हें लगता है मुझे एक का सामना करने दो और हम देखेंगे कि क्या मैं उन्हें अपने पंजों से अलग नहीं कर देता हूँ। राक्षस ने अपने काले धूल भरे पंजे दिखाते हुए शेखी बघारी। मैंने सुना है कि उनकी हड्डियां विशेष रूप से स्वादिष्ट होती हैं। हे, यदि केवल वे कहते हैं कि ओझा को खाने से हमें व्यापक जीवन शक्ति और यहाँ तक कि महान शक्तियां भी मिल सकती हैं। दोनों राक्षस हंसते रहे और खाते रहे, अपनी पीठ पर टिकती ठंडी निगाहों से अनजान। ओलिवर की आंखें दोनों राक्षसों को घूर रही थीं। एक राक्षस की 3 भुजाएं और एक आंख थी, जबकि दूसरे का शरीर कोयले जैसा था। जैसे ही वह विचार कर रहा था, उसकी आंखें उसके हुड के अंधेरे के नीचे हल्की सी चमक उठी। राक्षस मनुष्यों का अपहरण करते हैं और उन्हें दास या इससे भी बदतर के रूप में उपयोग करते हैं। मनुष्य राक्षसों के लिए भोजन के रूप में काम करते हैं, सबसे खराब प्रकार का व्यवहार सहते हैं। यह मूलतः यातना है। जिज्ञासु सभी मनुष्यों को एक जगह एकत्रित कर रहे हैं। ये स्पष्ट है कि वे क्या योजना बना रहे हैं, मुझे लुभाने के लिए। जाहिर है, ओलिवर ऐसे साधारण चारे में फंसने वाला नहीं था। यदि वह नैतिकता और न्याय की दृढ़ भावना वाला एक धर्मी ओझा होता, तो वह दासों को बचाने के लिए सीधे इस स्पष्ट जाल में चला जाता। उसे एवलिन की याद आ गई, एक ऐसी नायिका जो हर किसी को बचाने के लिए ऐसे जाल में फंसने के लिए अपने रास्ते से हट जाती थी। लेकिन वह नहीं थी, और उसकी महत्वाकांक्षाएं उससे कहीं आगे तक फैली हुई थी। हालांकि, क्या यह उच्चतम गुणवत्ता वाले दिल पाने का सही अवसर नहीं है? ओलिवर के पीछे एक घनी, काली आभा छा गई, जिससे बार में मौजूद सभी राक्षस अनायासी कांपने लगे। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी। चूंकि तुम मुझे उकसाना चाहते हो, तो मुझ पर क्रूर होने का दोष मत लगाओ। उसका निर्णय त्वरित था। यदि वे उसे बाहर निकालना चाहते थे, तो वह उन्हें वही देता था जो वे चाहते थे, लेकिन उनकी शर्तों पर नहीं। कहानी खत्म। अलविदा।